गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। आज हम लोग जो चैप्टर मैंने बोला था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि तुमको मैंने पढ़ने के लिए बोला था, तो तुम लोगों ने जो अच्छे से बच्चे पढ़े होंगे उसको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और इसलिए ज़रूरी भी है कि आप अच्छे से इसको स्टडी करें और इसका आप लाभ उठाएं। तो देखो, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये इंट्रोडक्शन हमारा है शुरू का, जिसमें मिड ऑफ 18th सेंचुरी का तुम लोग देखोगे। यहाँ पर है मिड ऑफ 18th सेंचुरी, है ना। ये 18वीं शताब्दी के आसपास की कहानी बता रहा है कि यूरोप के अगर नक्शे को तुम देखोगे तो जो नेशन स्टेट की जो परिकल्पना थी ना, यहाँ नेशन स्टेट भी दिए हुए हैं। नेशन स्टेट का ये देखो यहाँ पर, तो नेशन स्टेट की जो परिकल्पना थी ना, राष्ट्र राज्य का उत्पत्ति था हमारा। तो देखो, अब इसकी कंपैरिजन तुम कुछ ऐसे करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसका एक छोटा सा मैप तुम्हारा दिए हुए है पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में तुम लोग देख लेना, वो पूरे यूरोपियन स्टेट का एक छोटा सा मैप तुम्हारा, ये वियना कांग्रेस के बाद का हालांकि है, 1815 के बाद का। तो इसमें वियना कांग्रेस भी हम लोग को देखना है। तो कम ज़्यादा करके स्थिति वही है, चूँकि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत तहस नहस मचाया था वहाँ पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी जो वहाँ पर ये एस्टेब्लिशमेंट किया था मोनार्कियल सिस्टम का, तो ठीक था कि वो फ्रीडम के बेस पर आधारित था, जिसमें स्वतंत्रता था, समानता था, और ये विश्व बंधुत्व का, है ना, ये भातृत्व, फेटर्निटी, ये था ना, इक्वलिटी था, फ्रीडम था, और फेटर्निटी था। ये तीन सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अलावा प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, डेमोक्रेटिकल सिस्टम को ना, उन्होंने बहाल करने की बात नहीं की थी। तो तुम देखो, ये कह सकते हो कि यूरोपियन स्टेट में जो बदलाव हमारे नेपोलियन के टाइम में आया था, वो एक आंशिक बदलाव था। उसको हम लोग ना पार्शियली चेंजेस कहेंगे, है ना। इन अनदर वर्ड, है ना, यू कैन से अबाउट दिस चेंजेस इज पार्शियल चेंजेस इन यूरोप, है ना। यूरोप में आंशिक परिवर्तन हमारा था, पूर्ण परिवर्तन नहीं था। और ये जो राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है, ये पूरे यूरोपियन स्टेट में एक नई प्रकार की व्यवस्था को बहाल करने का, जहाँ पर चाहे हम वयस्क मताधिकार की बातें करें, ये वहाँ के नागरिकों के अधिकारों के चयन के बारे में कहें, उसके कर्तव्यों के बारे में कहें, सरकार की जो चुनने की प्रक्रिया हमारी है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, या छोटे छोटे राज्यों के एक समूह को बना करके एक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति करना, नेशन स्टेट को फॉर्मेशन करना। तुम्हें याद होना चाहिए, एक थोड़ा सा कहानी रिकॉल करेंगे हम लोग भारत का। तुमको पता होगा कि भारत में अंग्रेज जो थे ना, डिवाइड एंड रूल, जिसको हम लोग कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने पालन किया था। तो फूट डालो और राज करो में, डिवाइड एंड रूल में क्या था? डिवाइड एंड रूल में यही ना था, क्या कहलाता, कि छोटे छोटे राज्य थे, उसको वो प्रश्रय देते रहता था, है ना, बताते समझाते रहता था। नतीजा ये हुआ कि देश की आज़ादी में आधा भारत भाग लेता था तो आधा उसका विरोध करता था। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी ना यूरोपियन स्टेट में था, जिसमें उस समय की जो हमारी जितनी भी मतलब फ्यूडल जो हमारी स्टेट थे, जिसको हम लोग डायनेस्टी कह सकते हैं, है ना। इसमें भी हैम्सबर्ग का दिखा रहा है तुम्हारा, ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रशासन करने वालों का, या तुम्हारा बुर्बन डायनेस्टी का तुम्हारा फ्रांस में, तुम्हें पता होगा। ऐसे छोटे छोटे डायनेस्टी थे। इसके बाद में भाषा भाषी के पता होगा, भारत में भी तुम्हारा 5 स्वदेशी रियासत थे, उसमें प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, है ना। और राज्य ब्रिटिश प्रभाव में जो थे सो अलग। तो इतना ज़्यादा, इसके अलावा डाइवर्सिटी कॉमन है। डाइवर्सिटी कॉमनली भाषा के आधार पर, यूरोपियन स्टेट में तो होमोजीनियस सोसाइटी है, हेट्रोजीनियस नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो तुम्हें डाइवर्सिटी दिखती है ना, वो भाषा भाषी के आधार पर है। जैसे इसमें तुम्हारा डच का है, फ्रेंच का है, ये तुम्हारा भाषा के आधार पर देखोगे तो तरह तरह के, गॉलिसिया की भाषा, पॉलिश भाषा, है ना, बोहेमियन का। तो ये जो पहला जो तुम्हारा सेक्शन है, इसको अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा कि ये
क्या नाम है तुम्हारा, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद और 1815 यानी कि वियना कांग्रेस के पहले की स्थिति है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत छोटे छोटे स्टेट थे और कोई नेशन स्टेट नहीं था, सब छोटे छोटे डायनेस्टी थे, जैसे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उसी टाइप का। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लाइकनेस थी हमारे यूरोपियन स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राष्ट्र राज्य और राज्यों के विचार कैसे उभरा, यहाँ दिखा रहा है कि ये अगर परेशानी महसूस की गई तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो उसके जस्ट नीचे तुम लोगों ने देखा होगा, दे रहा है कि अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब देखो अरिस्टोक्रेसी में क्या था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली देखा जाए, इसमें तुम्हारा दिए हुए है, तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। वहाँ पर क्या था कि उस महाद्वीप में जो मालिक थे ना, ज़मीन के जो बड़े मालिक थे, कुलीनबर्ग जिसको अरिस्टोक्रेट हम लोग कहते थे, याद होगा तुम्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी तुमको इस देखने को मिलता था। ये जो थे ना सदस्य, एक साझा जीवन शैली के रूप में, मतलब एक म्यूचुअल जो हमारा लाइफ स्टाइल होते उससे जुड़े हुए थे। और साम्राज्य विस्तार की एक पॉलिसी में तुम लोगों ने देखा भी होगा कि डिप्लोमेटिकली पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे, है ना, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। मतलब एक डायनेस्टी में तुम रन कर रहे हो तो दूसरे डायनेस्टी में वो किसी अपने बेटा बेटी का शादी कर दिया, तो वो एक तरीके का ना गुडविल रिलेशनशिप रखते थे हमारे। ठीक है, तो जो शहरी हवेलियों का, जो शहरों में बड़े बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह थी और गांव में जो मालिक थे, ज़मीन के जो मालिक थे, ये मतलब पादरी थे और कुलीन तबका था हमारा। और ये इनके बीच में मतलब जैसे कैसे हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में कार्य करने को उन्हें तवज्जो दी जाती है। हालांकि भारत हिंदुस्तान है, हिंदी की ही महत्व है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन ज़्यादा काम तुम देखोगे कि इंग्लिश में होता है। तो वहाँ की जो ये अरिस्टोक्रेट क्लास थी ना हमारी, ये तुम्हारा वहाँ पर फ्रेंच भाषा को प्रमोट करती थी, है ना। और 90% से ज़्यादा जो लोग थे वो किसान थे या छोटे भूमि खेती करने वाले लोग थे, जो किराए के तौर पर मतलब रेंटल खेती करते थे या छोटे काश्तकार थे। ठीक है, लेकिन दे रहा है कि औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया जब हमारी प्रारंभ हुई, ठीक है, तो उस समय मार्केट आया, टाउनशिप कल्चर हमारे डेवलप हुए और ये तमाम प्रकार के ऐसे जो कार्य वहाँ प्रारंभ हो गया फ्रांस और जर्मनी वगैरह के हिस्सों में, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर, है ना, यहाँ देखो दे रहा है सोशल ग्रुप्स, न्यू सोशल ग्रुप्स, है ना, केम इनटू बीइंग अ वर्कर, एक कामगारों का छोटे यूनियन का, जिस शहरों में कहाँ कोई जाति धर्म संप्रदाय कॉमनली कोई जानने समझने का हमारा प्रयास नहीं करता है। एक सब यहाँ पर जो भी मेहनत कश मजदूरी करते हैं, लेबर क्लास है, सब एक हमारे होते हैं। तो इसमें जो नया मध्यम वर्ग का जो उदय हमारा हुआ, चाहे वो नौकरी टीचर हो, उद्योगपति हो, छोटे दुकानदार हो, कामगार हो, सबकी एक अपनी मतलब यूनियन टाइप का रन करता था और शिक्षित हुआ करते थे ये, चूँकि और इनको नई आइडियोलॉजी पसंद थी, चूँकि उस समय के दौर में याद करो ये अनरेस्ट रेनन का सिद्धांत। तो ऐसे बहुत बड़े स्तर पर जो फिलोसफर हमारे थे ना, उनकी आइडियोलॉजी से सभी लोग परिचित थे और सभी लोग इस बात का नोटिस करते थे, न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से इसको पढ़ते थे। तो मध्यम वर्ग में हमने तुमको बार बार बताया था कि बताया है कि मिडिल क्लास में जो हमारे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित थी, नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं। और कुलीन वर्ग भी थे जो इस आइडियोलॉजी में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे थे। तो ये जो व्यवस्था थी जहाँ पर स्पेशल प्रिविलेजेस और जो छोटे जो हमारे कामगार थे, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूरियां मिटी, डिस्टेंस हमारा कम हुआ और यही नया मध्यम वर्गीय न्यू मिडिल क्लास ने एक खास प्रकार के वहाँ पर ना रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को ना प्रमोट किया। अब यहाँ तुम देखोगे इसको मैंने पहले ही थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है ताकि तुम्हें जानने में सुविधा हो, चूँकि
थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करने के टाइम में दिक्कत आने लगती है। तो देखो इसमें दे रहा है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जो उग्रवादी राष्ट्रवाद जो थे उसका क्या मतलब बनता है, क्या मीनिंग हमारा था। तो सबसे पहले तो ये लिबरलिज्म शब्द का याद करो, तुम लोग क्लास 9 में जब फ्रेंच पढ़ रहे थे, रशियन पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी इस सब तरीके का ना कंजर्वेटिव, रेडिकल्स एंड लिबरलिज्म का प्रयोग किया गया था। तो इसमें दे रहा है कि लिबरलिज्म शब्द जो था, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म जो है हमारा उग्रवाद, यानी उस शब्द की जो उत्पत्ति हमारी इसमें दिखा रहा है, लिबर शब्द से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है फ्री, यानी कि आज़ाद होता है। और दे रहा है कि नए मध्यम वर्ग के लिए उग्रवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष उसकी बराबरी का होना। ये तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत तुम देखो, बिफोर द लॉ एंड पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाहीता, निरंकुशवाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में तो यही ना हुआ था कि उदारवाद जो था निरंकुश शासक और पादरीवध के बीच से अधिकारों की समाप्ति करने की बात करता था। और ये संविधान का, यानी कि संविधान का मतलब बराबर का अधिकार हमारा होना, इसमें दे भी रहा होगा कि अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, यानी कि नेशनल असेंबली फॉर्म करना और चुने हुए लोगों के माध्यम से ना सरकार का गठन करना और संविधान की हमारी व्यवस्था करना। और 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑफ द स्टेट टू द इनवॉल्बिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हालांकि देखो फ्रांसीसी क्रांति के बाद में ना उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग किया गया था और मत देने का अधिकार। हाँ देखो इसमें एक चीज़ था, सफरेज का जहाँ तक बात था, तब पहले प्रॉपर्टी वाले लोगों को ना ये किया जाता था। ये नेपोलियन के टाइम में भी मतलब हमारा इस तरीके का था। लेकिन इसमें दे रहा है हालांकि संपत्ति वाला तो था ही, और जिसमें संपत्ति विहीन, यानी कि जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं था, इसमें तुम्हारा दिए हुए ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, केवल वयस्क पुरुषों को ही दिया जाता था। हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड द रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ द माइनर सब्जेक्ट टू द ये अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड। महिलाओं को ना अवयस्क माना गया। इसमें दे रहा है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। संपत्ति विहीन पुरुष जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी और जो मतलब महिला थी उसको ऐसा किया गया था। मगर इसमें दे रहा है कि नेपोलियन की संहिता में पुनः सीमित अधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। और ये दे रहा है कि 19वीं सदी के 19th सेंचुरी के जो प्रारंभिक और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं को संपत्ति अधिकारों की मांग करते हुए इन्होंने विरोध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट तुम्हारा इकोनॉमिकल जो हमारा लिबरलिज्म की जो बातें, वहाँ तो देखो वहाँ तो सोशल एंड पॉलिटिकल लड़ाई चली ना। जब ये राष्ट्र राज्य की परिकल्पनाओं का उदय हमारा होने लगा तो उसमें जो संपत्ति विहीन लोग थे, 90% लोग तो किसाने थे, रेंटल खेती किसानी किया करते थे। तो उन्होंने इस बात का ताकीद किया कि नहीं, ये व्यवस्था हटनी चाहिए और हमको भी अपने स्वविवेक से अपनी सरकार चुनने की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। अब लिबरल में जहाँ तक इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की बात थी, इसमें दे रहा है कि जो तरह तरह के अधिकार हमारे जहाँ तहाँ की सरकारों को सीमा शुल्क यानी कि टैक्स कलेक्शन करने का जो दिया जाता था, उसमें एक तुम्हारा इसमें हमने ये नोटिस किया, इसको पढ़ोगे तो तुम लोग देखोगे, कपड़े के नापने का पैमाना इले हुआ करता था। इले इसको कहते हैं हम लोग, है ना। ये जगह जगह पर ना अलग अलग बदलते रहता था। जैसे कि अलग अलग शहरों में जैसे दे रहा है कि फ्रैंकफर्ट में अगर ये कपड़ा 54.7 सेंटीमीटर का था तो मेज में इसको 55.1 कर देते थे। न्यूबर्ग में 65 पॉइंट ये और फाइबर्ग में ये 53.5, ये अलग अलग जगहों पर बदलता था। तो देखो न्यू कमर्शियल पॉलिसी आने का प्रयास किया गया जिसमें विनिमय और विकास के बाधक मानते हुए एकीकृत आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। यहाँ पर यूनिफिकेशन की बात कर रहा था, है ना, यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटोरी, है ना, अलॉन्ग द अनहिंडेड मोमेंट ऑफ द गुड्स पीपल एंड कैपिटल। और इस तरीके से ये दे रहा है 1834 में ये एक क्लब बना तुम्हारा, इसमें अंडरलाइन मैंने किया है, कस्टम यूनियन का हमारा व्यवस्था किया गया जिसका नाम था तुम्हारा जोल्वेराइन, है ना, वाज फॉर्म्ड, जिसमें सब यूनिफिकेट कर दिया गया, सभी राज्यों को शामिल कर दिया गया एक में, और शुल्क के अवरोधों का जो था ऑब्स्टेकल्स जो हमारे थे ना उसको दूर कर दिया गया।
इसके अलावा रेलवे के जो हमारा एक नेट जाल बिछाया गया जिससे मोबिलिटी बढ़ी वहाँ पर, और मतलब उसके आर्थिक हिस्सों का जो राष्ट्रीयकरण हमारा हुआ, इस तरीके से राष्ट्रीय भावनाओं प्रबल हुई और आर्थिक राष्ट्रवाद ने इसको मजबूती प्रदान किया। मैंने इकोनॉमिकल जो फ्रीडम था हमारा और इक्वलिटी था हमारा, ये कहीं ना कहीं इसको हमारा बल दिया। नेक्स्ट दे रहा है कि 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवाद। अब देखो स्थिति यहाँ पर विकट हो गई, जैसे कि दे रहा है कि इसमें 1815 के बाद में जो वियना कांग्रेस हमारा हुआ, तो वियना कांग्रेस में दे रहा है कि जो उसकी शक्ति थी, जिसे ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो थे हमारे जो यूरोपीय शक्ति जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ये लोगों ने यूरोपियन व्यवस्था को ना फिर से बहाल करने के लिए ना वियना में एक मीटिंग बुलाई, एक कांग्रेस बुलाया, जिसकी मेज़बानी जो था हमारा, जिसकी अध्यक्षता जो था हमारा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। यहाँ पर ड्यूक मेटरनिक के बारे में दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, तुम देख सकते हो, यहाँ होगा हाँ, ड्यूक मेटरनिक का यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये लोगों ने क्या किया कि जैसे कि ये कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म इसको इसलिए दिया गया कि वहाँ देखो बुर्बन डायनेस्टी हो या बोहेमियन ऑटोमन हो या ये तुम्हारा हैम्सबर्ग एम्पायर हो, ये सभी की सभी जो डायनेस्टी थी ना, ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी तरीके से शासन व्यवस्था को चलाती थी, जो एक नेशन स्टेट की परिकल्पना में बाधा थी। और तुमने अलग अलग जगहों पर देखा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या स्थिति थी, सोशल एंड पॉलिटिकली लोगों के पास में राइट्स बहुत कम हुआ करते थे। तो ये क्या था कि मतलब जो मोनार्कियल सिस्टम इसमें देखो यहाँ पर दे रहा है कि हाँ, मोनार्की को, चर्च को, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, और सोशल जो हमारा हिरार्की है, जो पारिवारिक बंधन तो हमारा, इसको ये लोग बनाए रखना चाहते थे। अब ये सोचो कि कहने का मतलब है कि नेपोलियन बोनापार्ट ठीक था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षधर था, लेकिन उसने तो बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने फ्रीडम की बातें की थी, उसमें फ्रेटर्निटी की बातें हुई थी, उसमें इक्वलिटी की बातें हुई थी, और ये बेवकूफ़ लोग थे, ये फिर से उन्हीं व्यवस्था को ना बहाल करना चाह रहे थे। और 1815 के वियना संधि में जो डेलीगेट्स हमारे डेलीगेशन हमारी जो हुई, ये हुआ था कि ऐसे सभी बदलाव को समाप्त कर दिया जाएगा जो नेपोलियन युद्धों के समय में हमारे हुए थे। और धीरे रहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद है ना, जो हटाया गया बुर्बन डायनेस्टी था हमारा, इसमें तुम देख सकते हो वियना में जो सहमति बनी कि द बुर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज रिस्टोर्ड टू द पावर। आप समझो, यही बुर्बन डायनेस्टी है जहाँ लुई 16 हुआ करता था। ये 1815 में यही तय किया गया कि फ्रांस में नेपोलियन जो किया था उसके विरोध में, अब सोचो कि नेपोलियन ने तलवार के दम पर किया और ये लोग नेपोलियन को हरा दिए थे, तो अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली समझते थे, तो ये बैठ करके ना मनमानी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। नहीं तो फिर बुर्बन डायनेस्टी को पुनः वापस लाने का कोई मीनिंग यहाँ पर हमारा बनता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैरोनेस दिखाती है, तो नैरोनेस ही तो तुम्हारा कंजर्वेटिज्म है, दिमागी संकीर्णता ही तुम्हारा रूढ़िवाद का हमारा जन्म देता है ना। दे रहा है कि फ्रांस को उन इलाकों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जिसको नेपोलियन के टाइम में फ्रांस में मिलाया गया था, यानी कि नेपोलियन के उस व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया गया कि फ्रांस का जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी उसका इसमें विरोध किया। चलो, ये तो कोई खुद हद तक ठीक भी लग रहा है कि ताकत के बल पर आपने बड़े बड़े राज्यों को अपने में शामिल किया, तो तू हमारा दे दीजिए, लेकिन बुर्बन डायनेस्टी को पुनः बहाल करना ये समझ से परे है। इसके बाद में तेरा फ्रांस की सीमाओं पर जो राज्य कायम किए गए थे उसमें छोटे छोटे राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, जिसमें देखो ये मैंने इसमें डाला है नॉर्थ, साउथ और ये छोटे छोटे राज्यों का, जिसमें दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। यहाँ पर देखो बेल्जियम को शामिल किया गया था, दक्षिण में पिडमॉन्ट, ये सब जगह का नाम उसमें देखोगे ना, मैप में सारा मिल जाएगा। जिनेवा को जोड़ दिया गया था और पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाकों को दे दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया के उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। हाँ, लेकिन यहाँ देखो एक नई चीज़ इसमें दे रहा है
कि जो कन्फेडरेशन ऑफ द 39 स्टेट, यानी कि जो नेपोलियन ने युद्ध को में जीता था, तो जो राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था 39 का, उसको वैसे ही बरकरार। अभी देखो, ये इसको बरकरार रखने के पीछे एकमात्र कारण था हमारा ये अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन को ये ऑनर दे रहे थे, बिल्कुल नहीं था, है ना। लेकिन इन्होंने इसको 39 स्टेट्स को इन्होंने मान्यता दे दिया और दे रहा है कि सबका उद्देश्य राजतंत्र को बहाली करना था, जिसमें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। ये तो इस व्यवस्था से हम भी सहमत नहीं थे, इसीलिए इसको कंजर्वेटिज्म कहा भी गया है। आधुनिक लोगों ने ही लिखा है इसको, क्योंकि पुराने डायनेस्टी और जो सामंतवादी व्यवस्था है तो उसको बहाल करना हमारा किसी भी एंगल से सही हमारा नहीं माना जा सकता है। और देखो, इसमें दे रहा है कि कंजर्वेटिज्म रेजिम्स ऑफ द सेटअप इन द 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। दे रहा है कि 1815 में स्थापित की गई जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी वो काफ़ी निरंकुश थी और ये किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दे डिड नॉट, है ना, टॉलरेट, है ना, क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ये असहमति को और आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने सेंसरशिप कानून लाया, जिसमें अखबारों को कंट्रोल करना, न्यूज़पेपर को, इसमें बुक्स हो गए, प्लेस हो गए, सॉन्ग्स हो गए। अब मतलब ये तय कर देंगे कि क्या लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। देखो, एक इसमें मजाक बना करके तुम्हारा दिखाएगा कार्टून के माध्यम से, जिसमें दे रहा है कि एक सोशल रूल बना दिया गया था, बोर्ड पर दिया गया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, देखो, साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। दे रहा है कि पढ़ा लिखा वर्गों का सबसे पहला नियम इसमें हमारा सेंसरशिप में था कि आपको खामोश रहना। अब सोचो कि पढ़ा लिखा लोग ही खामोश हो जाएंगे तो समाज का क्या होगा। और दे रहा था कि ये कोई भी व्यक्ति अगर ग्रीडी फील कर रहा है, मतलब बोलने की आज़ादी दी जाता था, तो दे रहा सदस्यों को प्रवेश करने के बाद में ना मुंह बंद करने के लिए, देखो सबके ऊपर में ना मास्क लगा हुआ है ना, मास्क से बांधा हुआ है। तो पढ़े लिखे लोग अगर मास्क में उनको बांध दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप साइलेंस रहिए, तो इसका तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश की व्यवस्था और प्रगति हमारी कहाँ तक जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मनमानी थी हमारी। इसके बाद में देखो, इस रिवोल्यूशनरी एक्शन में स्वाभाविक था कि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद तुम सोचो कि एक परेशानी से बचने के लिए, यानी कि लुई 16 के तनाशाह और निरंकुश शासन से बचने के लिए मतलब वहाँ पर वहाँ की जनता ने एक बार इसका विरोध किया और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वाकांक्षा के आधार पर फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट हमारा किया। तो ये पीरियड 1815 के बाद में पूरे यूरोप में एक नौटंकी का हमारा मतलब एक प्रादुर्भाव देखने को तुमको मिलता है। और वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई जितनी भी व्यवस्थाएं थी हमारी, वो कहीं न कहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ा हमारा मतलब धक्का लगा। इसमें देखो दे भी रहा है लिबर्टी एंड द फ्रीडम। मोस्ट ऑफ दीज, है ना, रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना हमारी की जाए। और इसी में एक व्यक्ति था हमारा मेजनी, है ना, जो इटली की एकीकरण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसने अपनी 24 ईयर्स की यंग एज में, है ना, ये लिगुरिया की क्रांति में उसको बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके बाद में उसने 2 सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। पहला था यंग इटली, ये क्वेश्चन तुम लोग को आता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी का नाम आना चाहिए। और दूसरा था हमारा यंग यूरोप का, ठीक है। और उसका बिलीव था, मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंड नेशन टू बी द नेचुरल मैनकाइंड। उसको ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी और छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों को ना मतलब में आज़ादी से सिक्योर नहीं हो सकती थी। हमें एक राष्ट्र के परिकल्पना का हमारा यूनिफिकेशन होना चाहिए और इस जोड़ों को राष्ट्रीय व्यापक गठबंधन के तौर पर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना होगा। एक यूनाइटेड हमारा रिपब्लिकन स्टेट की फॉर्मेशन करने की बात इन्होंने एलायंस ऑफ नेशन की बात कही, ठीक है। और यह एकीकरण इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था और जर्मनी स्विट्जरलैंड में गुप्त संस्थाएं काम करने लगी और मेजनी ने राजतंत्र का, है ना, मोनार्कियल सिस्टम का जोरदार विरोध किया और उसने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को ना बहाल करने के लिए रूढ़िवादियों को हराने का वचन दिया, जिसको मेटरनिख ने कहा था कि ये हमारी सोशल जो ऑर्डर है ना उसके लिए एक बहुत बड़ा
इनमी है। तो देखो, ये कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि पूरी यूरोपियन कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे याद करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश की आज़ादी के बाद कहा था कि यदि हम पूरे देश में देश की आज़ादी के बाद में अगर हम एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया की बात अगर नहीं सोचते हैं, तो ये फिर आज़ादी हमारी किसी काम की नहीं रह जाएगी। नतीजा ये हुआ कि सॉलिडेटरी इरादे उनके, है ना, इंटेंशनली सॉलिडेटरी फैसले लेने के लिए जाने जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा गया था। तो उन्होंने 500 देशी रियासतों से बात करके ना भारत में मर्ज करने का प्रयास किया, और जो 3 स्टेट हमारे जो नौटंकी कर रहे थे, जिसमें ये हैदराबाद में थोड़े निज़ाम लोग थे, जूनागढ़ में जो घटना हुई, और कश्मीर का, इन्होंने ताकत के बल पर भी ना इन तीनों राज्यों को भी भारत में शामिल कर दिया। आज हम भाग्यशाली हैं, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के कृत्यों को नहीं भूलना चाहिए। चूँकि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र यहाँ इसलिए कर दे रहा हूँ कि चूँकि न केवल मतलब हम इटली के ये क्या कहते हैं, एकीकरण के नेता को जानते हैं कि मेज़नी है, गैरीबोल्डी है, ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें अपने भारत के भी ना जो एकीकरण के जो ये लीडर रहे हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए, और यही कहानी कम ज़्यादा करके वहाँ भी थी। तो इस तरीके से जो एकीकरण की परिकल्पना थी हमारी, जो राष्ट्र राज्य के उदय, जिसमें फ्रीडम की बातें की गई थी, फ्रेटर्निटी की बातें की गई थी, इक्वलिटी की बातें की गई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज की जो बातें हमारी की गई थी, ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की हमारी बातें की गई थी। और इसलिए लास्ट में तुम्हारा रिवोल्यूशनरीज, यहाँ देखो चर्चा की गई क्रांतिकारियों का। आप देखो नेक्स्ट इसमें फेज़ हमारा बनेगा फेज़ 3 जो होगा क्रांतिकारियों का, जिसमें 1830 से लेकर के 1848 के बीच की घटनाओं का जिक्र किया गया है, जो हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यही है तुम्हारा। इसको जानने और समझने का प्रयास करो, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देने बेसलियो के नाश में। ओके, चलो।